आपका स्वागत है गेम चेंजर सीरीज में। इसमें हम जेईई मेन के जो क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस जो कि वापस से नीट में आ सकते हैं, उनकी बात करेंगे। तो चलिए उसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हैं और पेपर देखते हैं जेईई मेन का, और ये क्वेश्चन किस तरीके से नीट में फ्रेम हो सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है और उनके बीच की डिस्टेंस दी है डी। E is the electric field intensity and epsilon naught is the permittivity of free space. तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो क्वेश्चन में साफ साफ पूछा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी ये बताइए। तो बेटा एनर्जी बोल रहा है और ऑप्शन देखें तो एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी कैसे निकालें? व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बेटा एनर्जी डेंसिटी हम सब जानते हैं, इट इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम एरिया इनटू डी। मैक्सिमम चांसेस है कि ये क्वेश्चन नीट में रिपीट हो जाए या इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि नीट इससे पहले भी ये क्वेश्चन फ्रेम करता रहा है। बेटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। आई थिंक आपको क्लियर है। एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी को रिलेट करना बेटा आना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एनर्जी स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वॉल्यूम से मल्टीप्लाइड कर देंगे, एनर्जी स्टोर निकल आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा। रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और सिल्वरिंग किया गया है, यानी सिल्वरिंग ऑफ लेंस का क्वेश्चन है। लेंस को मिरर में बदलने का क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस के, और क्वेश्चन डेफिनेटली नीट में भी बन सकता है सिल्वरिंग ऑफ लेंस को लेकर। तो एक थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और उसे सराउंडिंग मीडियम 1.2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रखा गया है, और प्लेन साइड जो है लेंस की उसे सिल्वरिंग की गई है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमें बताया गया है कि हमें निकालना है इस लेंस का जो कर्व सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड आउट करना है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताया हुआ है 1.5, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 0.2 मीटर। बेटा जब भी सिल्वरिंग का क्वेश्चन आए तो लेंस को ब्रेक कर लो बेटा आप, और इवेंट काउंट करो कितने इवेंट होंगे। यस, पहला रिफ्रैक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन एंड वापस से रिफ्रैक्शन, यानी 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, 1 बार रिफ्लेक्शन हुआ। तो व्हाट इज 1/f इक्विवेलेंट? ये जो मिरर की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल रही है उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं बेटा अपन, विच इज इक्वल्स टू 2/f1 प्लस 1/f2। f2 बेटा प्लेन मिरर है तो f2 तो 1/f2 तो 0 हो जाएगा। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2/f1। 1/f1 लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f1 निकाल लेंगे बेटा। व्हाट इज 1/f1? 1/f1 दैट इज लेंस का लेंस मेकर फॉर्मूला 1.5 माइनस 1.2 अपॉन 1.2 1/r, क्योंकि दूसरी वाली जो सरफेस है वो तो इनफाइनाइट हो गई, तो उसका तो फोकल लेंथ जो है वो, उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इनफाइनाइट हो गई, तो 1/∞ 0 हो गया। यहाँ सॉल्व करेंगे बेटा तो f1 निकल कर आने वाला है, दैट इज 0.3 अपॉन 1.2 1/4r, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू equivalent focal length is equals to f1/2, that is
तो यहाँ इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला जा सकता है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है 0.2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इक्विवेलेंट, तो दैट इज 0.10 मीटर। बेटा पूरे चांसेस हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस के भी क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते हैं। सिल्वरिंग ऑफ लेंस जब भी आए, लेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करो, टोटल ऑप्टिकल इवेंट काउंट करो और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड आउट करने लगाने का फॉर्मूला लगाइए। जब भी कन्वर्जिंग मिरर होंगे तो उनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लीजिए, जितने भी डाइवर्जिंग लेंस है और डाइवर्जिंग मिरर है उनकी फोकल लेंथ नेगेटिव लीजिए और साइन कन्वेंशन के साथ सॉल्व करिए। अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव होता है तो कन्वर्जिंग मिरर, इफ फाइनल आंसर कम नेगेटिव देन डाइवर्जिंग मिरर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ क्वेश्चन ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा नीट में, और पूरे चांसेस है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्वेश्चन आ जाए। यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर पे जेई ने क्वेश्चन बनाया था वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट के ऊपर था, जबकि हो सकता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर भी आ जाए, बट अभी हम इस पर बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। बेटा यहाँ देखें तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3, सेकेंड वाली में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 एंड जो डिनोमिनेटर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट जो है वो 3 है, तो फाइनल आंसर में भी लीस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अपना आंसर आना चाहिए। जब हम इसको एक्सैक्ट मल्टीप्लाइड करते हैं तो कम्स आउट आता है 1326.186। हमारे फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रिजल्ट आना चाहिए। तो बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो रिजल्ट आ रहा है वो सिर्फ ओनली ऑप्शन 1 में है, तो वी गो फॉर ऑप्शन 1। तो बेटा मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर को आप अच्छे से कैरी ऑन करिए। सिग्निफिकेंट फिगर या तो एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेशन पे क्वेश्चन आ सकता है या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगा है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक अपना फाइनल आंसर होना चाहिए, तो 3 डिजिट तक अपना आंसर होना चाहिए बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए उसमें। तो आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूटी में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की रीडिंग करते हैं बेटा। क्या कहना चाह रहा है, एक सैटेलाइट है, इस लॉन्च इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द अर्थ। अ सेकंड सैटेलाइट इज लॉन्च इनटू एन ऑर्बिट, जितनी पहले रेडियस में कर रहा था उससे 1.03 टाइम्स। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सेकंड सैटेलाइट इज लार्जर देन द फर्स्ट वन अप्रोक्सीमेटली बाय कितना परसेंटेज। तो बेटा 2 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट है। एक तो सैटेलाइट मोशन, जिसमें हम जानते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पहले r था 1.03 r हो गया, दैट इज परसेंटेज चेंज इन रेडियस डेल्टा r बाय r अपॉन r इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3%। कैसे बेटा, 1.03 r माइनस r 0.03 इंटू 100। तो हम यहां पर एरर के कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का एक्सपोनेंट रूल यूज करेंगे और बहुत फास्ट रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो डेल्टा t बाई टी इज इक्वल टू, पावर आगे लाओ बेटा, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इनटू 100। बेटा डेल्टा r बाई r इंटू 100 का वैल्यू हमारे पास है 3%, दैट इज 9/2। बेटा क्वेश्चन सैटेलाइट मोशन का है और यूनिट एंड मेजरमेंट में एरर वाले कॉन्सेप्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर किसी भी क्वेश्चन में बनाकर पूछ सकता है। यह टाइम पीरियड के बारे में पूछा था, तो एक तो सैटेलाइट कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, दैट इज केपलर्स लॉ, और दूसरा यूनिट एंड मेजरमेंट का कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का।
तो पूरे चांसेस हैं ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 फ्लूइड मैकेनिक्स का सरफेस टेंशन का टॉपिक का क्वेश्चन है। नीट बार बार पहले भी इस पर फॉर्मूले पे क्वेश्चन बना चुका है, जेई ने भी क्वेश्चन बनाया है, रिपीटेशन हो सकता है, सेम टाइप की कोई प्रॉब्लम वापस से आ सकती है। अमाउंट ऑफ वर्क डन, बेटा अमाउंट ऑफ वर्क डन चाह रहा है, किस में चाह रहा है? एक ड्रॉप को तोड़ने में। और क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ें तो 27 आइडेंटिकल छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ने के लिए लगभग 10 जूल की ऊर्जा लग रही है, 10 जूल की एनर्जी लग रही है। तो ये बताइए कि इन ड्रॉप्स को छोटी छोटी 64 ड्रॉप में तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? तो याद करिए, जब भी ड्रॉप्स को तोड़ा जाता है तो एनर्जी लगानी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। और ये जो वर्कडन करना पड़ता है, ये वर्कडन का फॉर्मूला बेटा T इंटू 4πr², जो बड़ी ड्रॉप थी, इंटू n की पावर 1/3 - 1। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि वर्कडन इज प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3 - 1। एक बार 27 ड्रॉप्स में तोड़ा और दूसरी बार 64 ड्रॉप में तोड़ा, तो बेटा W1/W2 इज इक्वल्स टू अपॉन N2/1/3 - 1। W1/W2 हमें गिवन दिया हुआ है बेटा, एक में 10 जूल है और दूसरी एनर्जी अपने को निकालनी है, तो 10 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू N1 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है बेटा 27 का क्यूब रूट 3 - 1 2 एंड दैट इज 64 का क्यूब रूट 4 - 1 बेटा W2 इट्स कम्स आउट टू बी 15 जूल। बेटा पूरी पॉसिबिलिटी है टूटने वाली, ड्रॉप टूटने वाली या जुड़ने वाली, क्वेश्चंस नीट पूछता रहा है, वापस से रिपीट हो सकता है। जेई में, नीट में कॉमन क्वेश्चन ये बन सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, YDSC का क्वेश्चन है। नीट पहले भी फ्रेम कर चुका है, जेई ने बिल्कुल उसी तरह का एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, जिसमें उसने बोला है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म यूजिंग अ लाइट, बाइक्रोमेटिक लाइट यूज की गई है। दो तरह की वेवलेंथ है, 480 एंड 600 नैनोमीटर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द लीस्ट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, कौन सा ब्राइट फ्रिंज 480 नैनोमीटर का कॉन्साइड करेगा विद द ब्राइट फ्रिंज फॉर 600 नैनोमीटर। 480 का लीस्ट ब्राइट 600 नैनोमीटर वाली से कॉन्साइड कौन करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जहां भी कॉन्साइड करेगा वहां स्क्रीन सेंटर से डिस्टेंस सेम होगी, तो x इज इक्वल्स टू, फॉर फर्स्ट लेट हमें नहीं मालूम, लेट n1 मैक्सिमा, λ1 d/d इज इक्वल्स टू n2 λ2 d/d। हमने दोनों की ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन को इक्वेट कर दिया, क्योंकि वो कॉन्साइड कर रही है। n1 λ1 इज इक्वल्स टू n2 λ2। बेटा यहां से अगर हम कैलकुलेट करें n1/n2 इज इक्वल्स टू λ2 इज इक्वल्स टू 600 एंड दूसरा 480 नैनोमीटर कैंसिल हो गया बेटा, कैंसिल करें, सॉल्व करें तो इट्स कम्स आउट टू बी 5/4। यानी n1 की वैल्यू 5 एंड n2 की वैल्यू 4। हमसे पूछा था 480 नैनोमीटर की कौन सी ब्राइट फ्रिंज, तो उसकी फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज 600 वाले की फोर्थ ब्राइट फ्रिंज से कॉन्साइड करेगी। नीट पे क्वेश्चन भी ये पूछ सकता है, कैपिटल डी स्मॉल डी दे दिया जाए, x की वैल्यू पता है तो एक 5 निकल के आ गया, तो 5 λ1 d/d सॉल्व करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
रिपीटेड होने के पूरे चांसेस हैं। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है जो जेई और नीट में कॉमन निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है और थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नीट के पैटर्न में अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन की नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो उसमें से ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। लेट इसको पढ़ते हैं बेटा। एक आइडियल गैस है जिसमें इनिशियल से फाइनल स्टेट में चेंज किया जा रहा है। प्रेशर इंक्रीजेस लीनियरली विद टेम्परेचर। बेटा जैसे ये लाइन मिलती है हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। प्रेशर इंक्रीजेस लीनियरली विद टेम्परेचर यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन, वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज जीरो। बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो फर्स्ट ए तो ठीक होना ही है। अभी और भी ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि आंसर जो है वो ए डी ई ओनली ए सी इस तरह से है, तो ये तो पक्का है कि ए तो सही है, तो ई ओनली गलत हो गया। अब अपने को ई तो पढ़ना ही नहीं है। प्रोसेस इज आइसोकोरिक, यस, इसका मतलब ई भी ठीक है। डी ऑप्शन का और पढ़ते हैं बेटा। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड। क्वेश्चन में ये बोला गया कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन इंटरनल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस, तो डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। हीट एब्जॉर्ब टू गैस इज डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन, नहीं, वर्क डन जीरो है तो बेटा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो ये बी ऑप्शन गलत हो गया बेटा। वॉल्यूम ऑफ द गैस कांस्टेंट नॉट इंक्रीज, तो वी गो फॉर A, D and E only. तो A, D and E, that is we select first option A, D and E. क्या आपको क्लियर है बेटा क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 नीट में पूछा गया सवाल है। जब नीट में पूछा गया था तो नीट में इस तरह का क्वेश्चन था कि एक बैंक रोड है, रफ बैंक रोड है, मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करिए। यहां मैक्सिमम स्पीड ना पूछकर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी गई है। तो हमें बैंक रफ रोड पर मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला याद रहता है बेटा, याद करिए क्या है, अंडर रूट GR tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। और ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर पे हमें याद करना है कि मैक्सिमम स्पीड ये होती है। अब हमसे मैक्सिमम ना पूछकर हमसे म्यू एस पूछ लिया गया कि व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो रीअरेंज करके हमें म्यू का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम रीअरेंज करें और देखें कि क्या रिजल्ट आएगा तो स्क्वायरिंग कर दें बेटा, स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दें, तो ये स्क्वायरिंग करेंगे तो बेटा वी मैक्स की वैल्यू वी नॉट दे रखी है। स्क्वायरिंग जैसे ही करेंगे बेटा तो वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू GR tan theta plus mu s and it is cross multiplied 1 minus mu s tan theta। ध्यान रखिएगा हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें mu s फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज इट, वी नॉट का स्क्वायर, GR tan थीटा को लेफ्ट साइड में भेजेंगे बेटा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस mu s is taken to be common, GR tan थीटा प्लस mu s, ये जब GR मल्टीप्लाइड होगा ना बेटा तो mu s GR है, ये GR tan थीटा मल्टीप्लाइड होगा तो mu s GR, तो mu s कॉमन लेंगे बेटा तो GR प्लस
वी नॉट स्क्वायर tan थीटा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वी गॉट आंसर वी नॉट स्क्वायर माइनस जी आर tan थीटा अपॉन। तो ये बहुत ही बेसिक रिलेशन है, बैंक रॉड सर्कुलर मोशन में एनएलएम के टॉपिक में आता है। अलग अलग केसेस बना सकता है कि हॉरिजॉन्टल रोड हो उसमें मैक्सिमम स्पीड पूछ ले या ऑप्टिमम स्पीड की बात कर ले। यहाँ मैक्सिमम स्पीड की बात की गई थी, मैक्सिमम स्पीड हमको दी गई थी और म्यू हमसे पूछ लिया गया था, तो हमें मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला मालूम था, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और रिजल्ट पर पहुंच गए बेटा, रीअरेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। तो अगेन क्वेश्चन ऑफ सरफेस टेंशन, दो क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा सरफेस टेंशन के, और पूरे चांसेस हैं कि नीट में भी फ्लूइड मैकेनिक्स में आइदर सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी पर क्वेश्चन रहे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा, एक एयर बबल है, भले ही एयर बबल है, पानी के अंदर उसकी एक ही सरफेस को कंसीडर करना है, रेडियस गिवन है, डेप्थ 20 सेंटीमीटर नीचे है, प्रेशर इनसाइड द बबल 2100 greater than atmospheric pressure, then the surface tension of liquid in SI unit is। तो बेटा डायग्राम पे बात करते हैं। ये नीचे 20 सेंटीमीटर की डेप्थ पर एक एयर बबल है, वो एयर बबल जरूर है लेकिन इनसाइड द वाटर वी कंसीडर ओनली वन फ्री सरफेस। तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, जस्ट आउटसाइड द बबल एटमॉस्फेरिक, just outside the bubble pressure is P naught plus rho GH, inside pressure is greater than outside pressure by 2T by R। So what is the value of inside pressure is equals to P naught plus rho GH plus, और क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि इनसाइड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच का डिफरेंस पी इन माइनस पी नॉट के बीच का डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है 2100। बेटा दोनों को डिफरेंस करूंगा तो पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा एंड वी गेट अ रिलेशन रो जी एच प्लस 2T बाय आर। तो बेटा यहां से क्या हम 2T बाय आर सरफेस टेंशन का वैल्यू क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे? रो बेटा 1000, जी 10, हाइट 20 सेंटीमीटर, थोड़ा सा कैलकुलेशन 2000 प्लस 2T बाय आर। बेटा कैलकुलेशन करेंगे 2000 में से 2100 में से 2000 को माइनस करेंगे 100, दैट इज 2T बाय आर। 2T बाय आर इज इक्वल टू 2100 माइनस 2000 दैट इज 100। और सॉल्व करें 50, रेडियस को मल्टीप्लाइड करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन? फाइनल आंसर 50 इंटू 0.1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया 0.05 की तरफ बढ़ेंगे बेटा। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने फ्लूइड स्टैटिक का भी यूज कर लिया कि जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं प्रेशर इंक्रीज होता है पी नॉट प्लस रो जी एच, और साथ ही साथ सरफेस टेंशन का तो यूज किया ही है बेटा कि अगर एयर बबल है इनसाइड द वाटर है देन कंसीडर ओनली वन फ्री सरफेस एंड वी नो इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है बेटा 2T बाय आर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, वापस से रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10,
कैपेसिटर पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैपेसिटर पे किस तरह का क्वेश्चन नीट ने जेई ने पूछा है। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो रेक्टेंगुलर प्लेट है, लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है और डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि कैपेसिटेंस को 10 के फैक्टर से बढ़ाना है। तो बताइए कि कौन से ऑप्शन में ये संभावना है। तो बेटा यहां बहुत बेसिक क्वेश्चन आया है और पूरे चांसेस हैं कि नीट में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। क्यों? क्योंकि यहां पे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछ रहा है। कैपेसिटेंस हमें मालूम है बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एरिया हम लिख सकते हैं बेटा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अभी अगर मैं यूनिट पे ना जाऊं क्योंकि यूनिट तो सारे ऑप्शन की सेम है, बस वैल्यू पे चलता हूं, तो ये 3 इंटू 1 अपॉन डी। डी डिस्टेंस बेटा 3 माइक्रोमीटर। तो अगर मैं यूनिट को चेंज नहीं करता हूं, सिर्फ वैल्यूज को देखता हूं, तो ये 3 से 3 कटेगा, तो इट्स कम्स आउट टू बी लगभग एप्सिलॉन नॉट। यूनिट में क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि जब मैं कंपेयर करूंगा तो लगभग सारी यूनिट्स वैसे ही आएंगी, तो मैं 10 की पावर माइनस उसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि सबके यूनिट सेम है। तो बेटा अब 1 बाय 1 ऑप्शन की तरफ चलेंगे और चेक करेंगे कि क्या संभावनाएं हैं। तो पहला ऑप्शन है ए को देखें तो L इंटू बी 30 टाइम्स हो रहा है, 30 और इंटू डी 1, तो 30 टाइम्स हो रहा है, तो ए तो खत्म है बेटा ऑप्शन में, ए पे नहीं जाना है। ऑप्शन बी को देखते हैं बेटा। ऑप्शन बी 3 इंटू 1 3 अपॉन 30 1/10 कम हो गया बेटा, तो बी वाला ऑप्शन भी खत्म। तो बी जब खत्म हो गया तो डी को पढ़ना ही नहीं है अपने को। तो फिर किस पे जाएं सर? तो बेटा सी ऑप्शन को एक बार रीड करते। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? दैट इज सी डैश इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट 6 इंटू 5 30 अपॉन 3, ये काटे बेटा तो ये 10 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, 10 गुना आ रहा है। ठीक है। व्हाट अबाउट ई ऑप्शन? लास्ट को देखें तो एप्सिलॉन नॉट 10 अपॉन 1, ये भी 10 टाइम्स आ रहा है। तो वी गो फॉर सी एंड ई ओनली। इस क्वेश्चन में बहुत ही बेसिक फॉर्मूले पर एक्सरसाइज करवाई गई है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इस क्वेश्चन में खास बात थी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर during transition of electron from state A to C of Bohr atom, wavelength 2000 की, and it becomes 6000 when electron jump from state B to C। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि A to B अगर जंप करेगा तो क्या वेवलेंथ होगी। तो बेटा ये 3 स्टेट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, A B C। A से B अगर जंप करता है तो हमें वैल्यू पूछना चाह रहा है। B से C अगर जंप करता है तो हमें वेवलेंथ दी हुई है कितनी, 6000। एंड अगर A to C जंप करता है तो हमें मालूम है ये वेवलेंथ कितनी है, डेट इज इक्वल्स टू 2000। तो बेटा ट्रांजिशन λ3 λ1 और λ2 में रिलेशनशिप है 1/λ3 इज इक्वल्स टू 1/λ1 प्लस 1/λ2। वी नो λ3, वी नो λ2। क्या हम λ1 फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखिए बेटा रिलेशन देखें यहाँ पे 1/λ3 इज इक्वल्स टू 1/2000 माइनस 1/6000 इज इक्वल्स टू, सॉल्व करें बेटा 6000 एलसीएम 3 माइनस 1 ऊपर करें तो डेट इज इक्वल्स टू
बहुत बेसिक क्वेश्चंस। एनर्जी डिफरेंस ई ए माइनस ई बी इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा, ई बी माइनस ई सी इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा 2, ई ए माइनस ई सी इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा 3। If we add equation 1 and 2 तो 1 by lambda 3 is equals to important formula बेटा, इसका यूज करें और सॉल्व कर सकते हैं। पूरे चांसेस है एक कॉमन क्वेश्चन हो सकता है जेई मेन और नीट के बीच में। बेटा आगे कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं तो ये मोशन इन 2D का क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन। हम बार बार क्लासरूम में इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया, कुछ वेलोसिटी के साथ फेंका गया, 45 डिग्री के एंगल पर फेंका गया, और जब ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पर है तो बताइए कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा अबाउट ओरिजिन। बेटा ये वी नॉट स्पीड से हमने फेंका, 45 डिग्री के एंगल पर फेंका, जब प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट पर है तो वेलोसिटी वी नॉट कॉस 45। एंगुलर मोमेंटम याद करिए, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू मोमेंटम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। बेटा डायरेक्शन की बात करें तो आर क्रॉस पी दैट इज अंदर की तरफ नेगेटिव जेड एक्सिस, तो नेगेटिव जेड एक्सिस पे अगर अपन चले तो पहला वाला पॉजिटिव जेड एक्सिस ये खत्म हो गया, पॉजिटिव जेड एक्सिस खत्म हो गया, तो आंसर हमारे पास जो है वो या तो फोर्थ ऑप्शन है या फिर सेकंड ऑप्शन है। अगर ध्यान से देखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आया एम वी नॉट कॉस 45 दैट इज √2 एंड मैक्सिमम हाइट, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट? एम वी नॉट बाय √2, ये तो क्लियर हो गया बेटा। मैक्सिमम हाइट अगर अपन बात करें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g। बेटा 1 बाय √2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 बाय 4 √2, ये 1 बाय 2 हो जाएगा, 1 बाय 2 2 जा 4, तो ये हम चले जाएंगे बेटा ऑप्शन नंबर 4। कभी आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि जब लैंड हो रहा है तब एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करिए अबाउट ओरिजिन, तो उस केस में हम वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेंगे और रेंज से मल्टीप्लाइड कर लेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। Yes, we come on to the question number 13, which is of the topic of semiconductor and theoretical question है। तो theoretical questions पे थोड़ा समझ के करना है, हर एक पॉइंट्स की थ्योरी पढ़कर करनी है। जिन दो पर ये पॉइंट्स बनाए गए हैं, ऑप्शन बनाए गए हैं, एक तो है सोलर सेल और दूसरा है एलईडी। तो जंक्शन एरिया ऑफ सोलर सेल इज मेड वेरी नैरो, नहीं ये फॉल्स है बेटा। सोलर सेल के अंदर जंक्शन एरिया को बड़ा बनाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन इंसिडेंट हो जंक्शन एरिया पे, इसलिए जंक्शन एरिया को वाइड रखा जाता है। सोलर सेल आर नॉट कनेक्टेड विद एक्सटर्नल बायस, यही खास बात है। सोलर सेल तो जो है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, तो बी ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन सही है। तो अगर हम यहां जाएं तो बी और ई और बी डी और ई ऑप्शन को देखें तो ई एलईडी इज हैव टू बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस फॉर एमिशन ऑफ लाइट। यस बिल्कुल, एलईडी को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं और लाइट को भी एमिट करता है। तो अब डी ऑप्शन पे और जाना चाहिए बेटा। डी ऑप्शन अगर अपन पढ़े तो डी को अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तो डी ऑप्शन अगर हम जाते हैं तो इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड करंट रिजल्ट इन कंटिन्यूस इंक्रीज ऑफ एलईडी लाइट इंटेंसिटी। नहीं बेटा, जैसे जैसे फॉरवर्ड करंट बढ़ाते हैं इंटेंसिटी इंक्रीज होती है एंड आफ्टर दैट सैचुरेट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है।
तो इसीलिए ये डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हुआ, और इसीलिए हमें इस पे कौन से ऑप्शन पे जाना होगा, बी एंड ई ओनली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोलर सेल पे लगातार क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। फोटोडायोड, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लीजिए, एलईडी को भी लीजिए, इनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके थ्योरी पॉइंट्स कि इनका बैंड गैप क्या होता है, वो सारी चीज़ों को रिकॉल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द रिलेटिव डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस टू इंक्रीज इन ऑप्टिकल पावर बाय 0.1 डायप्टर फ्रॉम 2.5 डी। यानी क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि पहले पावर थी 2.5 और 0.5 से बढ़ा दी, 2.6 कर दी। तो बताइए फोकल लेंथ पे कितना डिक्रीज हुआ होगा। तो फोकल लेंथ अगर याद करें तो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू, फोकल लेंथ जो है वो होता है बेटा 1/p। फोकल लेंथ जो निकलता है वो पावर का रेसिप्रोकल है। तो लेट पहले जो पावर थी वो 2.5 है, तो पहले वाली जो फोकल लेंथ है वो ही 1/2.5। F2 निकालें, वन अपॉन 2.6। रिलेटिव डिक्रीज देखना है तो एरर वाला फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। डेट इज इनवर्स है, पावर को बढ़ा रहे हैं तो फोकल लेंथ डिक्रीज होना है। रिलेटिव एरर का ही अगर फॉर्मूला यूज करें तो डेल्टा एफ बाय एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय पी। बेटा पावर में जो इंक्रीज किया है वो 0.1 अपॉन 2.5। सॉल्व करें, लगभग 0.04 रिलेटिव एरर आ रहा है, रिलेटिव डिक्रीज आ रहा है। तो हमने यहां पे भी एरर वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया और उसी से अप्रोक्सीमेट आंसर की तरफ पहुंच गए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 15। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी पावर का वर्क की कैलकुलेशन पर। फोर्स वेरिएबल है, फोर्स पोजीशन का फंक्शन है और वर्क डन की वैल्यू 5 जूल है। ऑब्जेक्ट को जो डिस्प्लेस किया गया है बाय 1 मीटर, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, यानी फोर्स जो दिया हुआ है वो है 1 प्लस बीटा एक्स स्क्वायर। वर्क डन का वैल्यू दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। अगर फोर्स इज वेरिएबल देन वर्क डन इज इक्वल्स टू, एंड लिमिट बेटा 0 से 1। सॉल्व करें, वर्क डन की वैल्यू बेटा 5 जूल। फोर्स का इंटीग्रेशन करना है बेटा, अल्फा यानी 1 लिख देंगे अपन, प्लस बीटा एक्स स्क्वायर dx, लिमिट 0 से 1। तो सॉल्व करें बेटा, तो 5 इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x, अल्फा की वैल्यू 1 है तो x हो गया बेटा, प्लस बीटा x³/3 एंड लिमिट इज 0 to 1। तो 5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा/3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू कम्स आउट टू बी 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा बहुत बेसिक क्वेश्चन था। यहाँ इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये था कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की वैल्यू पूछी थी। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट था कि अगर फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते, उस पर ये बेस्ड था क्वेश्चन बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है।
और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस 2 दे रखी है और दूसरे लेंस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। एक बार एयर में मेजर कर रहे हैं फोकल लेंथ और दूसरी बार लिक्विड में मेजर कर रहे हैं, तो दोनों की फोकल लेंथ का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले तो लेंस बेकर फॉर्मूला याद करिए बेटा, 1/f इज इक्वल्स टू n1 माइनस n अपॉन 1/r। प्लेनो है तो दूसरे वाले का तो रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा बेटा। तो 2 बार इस फॉर्मूले को हम अप्लाइड करेंगे। तो फर्स्ट फॉर एयर में जब रखा तब की बात करते हैं, 1.5 माइनस 1 अपॉन 1। बेटा पहले वाले केस में देख लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 2 है, तो 1/2 यानी इज इक्वल्स टू 0.5 अपॉन 2। ये अलग से निकाल के रख लें। नाउ कम ऑन टू द सेकेंड केस, 1/f2 लेंस किया तो वही है 1.5 एंड मीडियम इज 1.2 अपॉन 1.2 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन सेकेंड केस इज इक्वल्स टू 1/3। तो बेटा सॉल्व करें तो ये 0.3 अपॉन 1.2 दैट इज 1/4, इट्स कम्स आउट टू बी। बेटा रेशियो निकालना था तो दोनों फोकस लेंथ को डिवाइड करें, तो f2/f1 इज इक्वल्स टू 12 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो 0.5 इंटू 12 अपॉन 2, 3 उल्टा कर दें तो f1/f2 इज इक्वल्स टू 1:3। सेकंड ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, SHM। बहुत ट्रिकी तरीके से क्वेश्चन को जाएंगे बेटा। टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है, टोटल टाइम 12 प्लस 0.5 सेकेंड है, यानी 12 सेकेंड के इक्वलेंट टू 6 कंप्लीट ऑसिलेशन एंड 0.5 सेकेंड इज इक्वल्स टू t/4 टाइम, that is 1/4 ऑसिलेशन। बेटा यानी 1/4 ऑसिलेशन, यानी पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से शुरू हुआ है तो फाइनली तो एक्सट्रीम पर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहां a है एंड डिस्टेंस 6 कंप्लीट ऑसिलेशन, तो एक ऑसिलेशन की डिस्टेंस 4a होती है, तो 6 इंटू 4a एंड 1/4 ऑसिलेशन यानी मीन से एक्सट्रीम पे पहुंचा है तो +a, यानी टोटल डिस्टेंस 25a एंड डिस्प्लेसमेंट इज a, तो ये कैंसिल होगा बेटा और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट 25। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत थोड़ा सा लॉजिकली सोचना था और आगे बढ़ना था बेटा। एक अल्टरनेटिंग करंट IA इक्वल टू साइन ओमेगा टी एंड IB इक्वल टू कॉस ओमेगा टी एंड RMS करंट पूछा जाता है। तो बेटा ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेशन के दौरान करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है RMS वैल्यू। तो तरीका क्या होता है, पहले करंट का स्क्वायर करते हैं, हर होल स्क्वायर करेंगे बेटा, तो IA स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस IB कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2IA IB साइन ओमेगा टी। हर टर्म का मीन लेते हैं बेटा, तो IA स्क्वायर बाय 2 प्लस IB स्क्वायर बाय 2 एंड एवरेज वैल्यू साइन इंटू कॉस का 0। तो यहाँ IA स्क्वायर प्लस IB स्क्वायर अपॉन 2 एंड देन टेक रूट, तो वी गो फॉर द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब बेटा नीट के अंदर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, बट जेई के अंदर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं। तो हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ रहे हैं, टोटल 5 हैं, इसमें से हमने 4 क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए, वो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। तो बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है,
एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड 1 मीटर है और इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट चार्ज 1 कूलम नॉर्मली एक चार्ज रखा हुआ है। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ शेडेड रीजन, द वैल्यू ऑफ P इज। तो बेटा ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि जैसे एक स्क्वायर फेस दिया हुआ है और उससे बिल्कुल परपेंडिकुलरली एक चार्ज Q डिस्टेंस पर चार्ज रखा हुआ है। तो अगर एक क्यूब बना लिया जाए पूरा, तो इस स्क्वायर फेस से जो फ्लक्स आएगा बेटा वो होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो Q/6 एप्सिलॉन नॉट है ये टोटल कितने ट्राइंगल में बढ़ रहा है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमसे फ्लक्स किसके इसमें पूछा गया है? शेडेड रीजन में। तो शेडेड रीजन में टोटल कितने ट्राइंगल आ गए हैं बेटा? 1 2 3 4 5। तो पहले तो एक ट्राइंगल से कितना फ्लक्स जाएगा? इक्वली बटेगा, तो 8 ट्राइंगल से टोटल इंटू 8, और 5 ट्राइंगल से पूछा है इसलिए इंटू 5। तो अगर हम वापस से इसको लिखें तो 5/48, Q का वैल्यू 1 है, P का वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है, तो इट इज इक्वल टू बेटा 48। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्क्वायर फेस है और सेंटर पे परपेंडिकुलरली प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से Q चार्ज रखा हुआ है, तो टोटल फ्लक्स जो इस स्क्वायर फेस से पास होगा वो है Q/6 एप्सिलॉन नॉट। 8 ट्राइंगल में बढ़ रहा था इसलिए 1/8, 5 ट्राइंगल से पूछा गया है इंटू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। यूनिट एंड मेजरमेंट से 3 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं बेटा। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज दिस वन एंड पिच भी, और क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है बेटा कि पिच को 75% इंक्रीज किया और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज रिड्यूस बाय 50%। तो नया लीस्ट काउंट क्या होगा? तो अगर हम आगे बढ़े तो बेटा एलसी का फॉर्मूला हमें याद करना होगा, दैट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है शुरुआत में 0.01 mm। अब बेटा क्वेश्चन में बताया गया है कि 1.75 75% पिच को बढ़ा दिया गया है, यानी नई पिच जो है वो हो जाएगी 1.75 एंड नंबर ऑफ डिवीजन पहले के मुकाबले 50% कर दिए गए हैं, यानी आधे कर दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल में, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल आधे कर दिए गए हैं, तो इंटू 2। 1.75 इंटू 2 करें तो इट्स कम्स आउट टू बी 5 to 10, 7 to 14, 3.5 इंटू 0.01 जो कि पहले था वो तो है ही बेटा 1.75 इंटू 2 अपॉन दिस वन, तो ये तो पिच, तो पहले के मुकाबले 3.5 इंटू 0.01। इसको चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा 35 इंटू 10 की पावर -1, तो ये निकल के आ रहा है बेटा 35। क्या क्लियर है बेटा आपको? तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, परसेंटेज इंक्रीज के फॉर्म में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन है। साइड दे रखी है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लूप विल बी दिस वन। मी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ पी निकालना है बेटा। तो एक स्क्वायर लूप 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है बेटा।
एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, 4 वायर हैं, सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ फ्लो आउटवर्ड आ रही है। एक वायर के कारण निकालें फाइनाइट लेंथ वायर और 4 से मल्टीप्लाइड कर दें। लूप की साइड हमको दे रखी है कि करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, स्क्वायर की जो साइड है वो 1/√2 मीटर है। तो अगर ये 1/√2 मीटर है तो जो आर है वो a/√2 हो जाएगा बेटा। तो अगर फॉर्मूला लिखें तो पहले एक वायर के कारण μ0 I अपॉन 4πr वैल्यू बाद में पुट कर देंगे बेटा, इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, ये एंगल 45 अल्फा, बीटा भी बेटा 45, तो अल्फा और बीटा दोनों 45 45, तो 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये हो जाएगा बेटा 4 से क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हो सर? 4 से इसलिए क्योंकि 4 लूप्स है बेटा। 2 ऊपर चला जाएगा तो इट इज इक्वल्स टू 4 ये 2 ऊपर चला गया बेटा, 4 μ0 I पाई ए की वैल्यू बेटा 1/√2, ये एक और √2 नीचे बेटा, तो ये √2 से √2 कैंसिल हुआ। आई की वैल्यू 5 एम्पियर दे रखी है बेटा, तो 20 इंटू 4π इंटू 10 की पावर -7 अपॉन पाई से पाई कैंसिल, 80 इंटू 10 की पावर -7, 8 इंटू 10 की पावर -6, पी की वैल्यू चाहिए तो बेटा 8। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन, फाइनाइट लेंथ वायर का क्वेश्चन, लूप दे रखा था, लूप के कारण एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाली और उसी को आगे सॉल्व कर लिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे बेटा, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम है, is bent to form an equilateral triangle, then the equivalent resistance across any two vertex। तो बेटा 9 ओम का वायर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में बेंड किया है, यानी 3 इक्वल सेक्शन में, तो एक पर्टिकुलर साइड का जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम, और हमें एक वर्टेक्स के अबाउट आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो ये 3 और 3 सीरीज में, 6 और 3 पैरेलल में, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 18 अपॉन 9 दैट इज 2 ओम। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आ सकता है। एंड नाउ वी कम ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज इंक्रीज बाय 50 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि द टोटल हीट एडेड, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी आर E1 एंड E2। तो बेटा एक तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाइड की जा रही है और दूसरी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और गैस का नेचर भी बता दिया गया है मोटो एटॉमिक। तो E1 इज इक्वल्स टू NCP डेल्टा T, E2 इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। दोनों का रेशियो निकालें तो इज इक्वल्स टू Cp by Cv which is equals to gamma is equals to 1 plus 2 by F। nature of gas is given monoatomic, तो it is equals to 5/3। अगर अब यहाँ 1 plus 2 by 3 लिखेंगे तो it is equals to 5/3। नीचे 9 आ रहा है बेटा, तो into 3 it is equals to x is equals to 15। बेटा ये नीट में पहले भी 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, पूरे चांसेस है वापस से आ जाए। तो इस गेम चेंजर सीरीज में इतने ही, फिर आगे और आपसे मुलाकात होगी एक नए पेपर के साथ। थैंक यू।